तो हमारा O2 मॉलिक्यूल जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब इसके लिए मैं बनाऊंगा तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे पेयर्ड फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे पेयर्ड फॉर्म में। ये देखो देखो, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 2p4, ये ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन, ये किसका आ जाएगा O2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिल करने 1 2 3 4 5 6, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 और 8, कितने आ गए 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग। ये क्या हो गई सिग्मा 2pz और ये क्या हो गई पाई 2p, ये क्या हो गया पाई स्टार और ये क्या हो गया सिग्मा स्टार 2pz। बोलो हाँ कि ना। अब अगर मैं तुमसे पूछने लगूँ बॉन्ड ऑर्डर, बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2 ही आएगा। लेकिन एक्चुअल में कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, छोड़ो 2 आ गया, इतनी बात ही लिखो। अब देखो ध्यान से, इसकी जो सी ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, ये जो फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है ये कौन सी है, ट्रिपलेट फॉर्म। भाई जब निकालोगे स्पिन इक्वल टू 1 आएगा, 2s प्लस के 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस के 1, तो ये कौन सी है ट्रिपलेट फॉर्म। और मैंने बताया था कि जिसकी ट्रिपलेट फॉर्म एग्जिस्ट करती है उसकी सिंगलेट फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी। तो अगर इसकी सिंगलेट फॉर्म एग्जिस्ट करेगी तो ये हमारी क्या बन जाएगी सिंगलेट फॉर्म, ये सिंगलेट फॉर्म और ये हमारी क्या हो गई ट्रिपलेट फॉर्म। सिंगलेट फॉर्म में s इक्वल टू कितना आ जाएगा स्पिन 2s प्लस के 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं सिंगलेट। अब देखो ध्यान से, ये ट्रिपलेट है, हमें पता है ट्रिपलेट मोर स्टेबल होती है। ट्रिपलेट क्या होती है मोर स्टेबल होती है। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन ये दिया कि Na प्लस के O2 और हमारा फॉर्मेशन हो गया O2 नेगेटिव, ठीक है, और दूसरा मैंने दे दिया Mg प्लस के O2 और हमारा फॉर्मेशन हो गया O2 2 नेगेटिव। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है सिंगलेट ट्रिपलेट, और नीचे Mg के साथ जो ऑक्सीजन यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है सिंगलेट या ट्रिपलेट। तो तुम्हें यहाँ सेम है, जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखा जाएगा ट्रिपलेट, जब कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखा जाएगा तो हम हमेशा कौन सी यूज करेंगे ट्रिपलेट फॉर्म यूज करेंगे। इसमें ये क्या है, ये पाई स्टार इसी का सोमो है और ये क्या है लूमो है। तो अगर हम एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखेंगे डोनेशन में या O2 नेगेटिव बनाएंगे तो हमारी कौन सी फॉर्म यूज होगी ट्रिपलेट फॉर्म। लेकिन अगर हमें लोन पेयर डोनेट करने हैं और लोन पेयर एक्सेप्ट करने हैं तो उस केस में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं सिंगलेट फॉर्म। किसके लिए, जब हम लोन पेयर डोनेशन की बात करते हैं और लोन पेयर एक्सेप्ट की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है सुपर ऑक्साइड। O2 नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड बोलते हैं कि नहीं बोलते, और O2 नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो पर ऑक्साइड जो फॉर्म होके आया है वो O2 की सिंगलेट फॉर्म से फॉर्म होके आया है, और जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म होके आया है वो हमारी ट्रिपलेट फॉर्म से फॉर्म होके आया है। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। सिंपल है। अब देखो कैसी होगी, हाँ अरे जो इंपॉर्टेंट था जो वीबीटी की वो थी वो तो बताई नहीं तुम्हें। वीबीटी ने क्या बताया था, वो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था, लेकिन तुम वीबीटी में अच्छे से देख पा रहे हो। हाँ अरे देखो तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर में बड़ी दिक्कत आती है। बॉन्ड ऑर्डर तुम इससे निकाल लो या उससे निकाल लो, सिंगलेट फॉर्म से निकाल लो ट्रिपलेट फॉर्म से निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एंटी बॉन्डिंग में है तो एक बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा होगा। इधर क्या है इसमें भी एंटी बॉन्डिंग में है, यहाँ से भी एक बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा होगा। तो जब तुम बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करोगे तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो तुम सिंगलेट फॉर्म से बॉन्ड ऑर्डर निकालो या ट्रिपलेट फॉर्म से बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर सेम ही रहेगा। पॉइंट दूसरा ये था कि वीबीटी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो हमें मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन किसने दिया MOT ने। ध्यान से देखो
क्या देखो ध्यान से, इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो वीबीटी ने बोला था, वीबीटी तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, लेकिन एमओटी ने क्या बता दिया कि जो O2 मॉलिक्यूल है वो हमारा पैरामैग्नेटिक है। बोलो, देख रहे हो जितनी धीरे धीरे करके सारी की सारी लिमिटेशन खत्म होती जा रही है वीबीटी की। उसने इसका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन इसने इसका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि ऑक्सीजन से O पॉजिटिव जाने में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है IE1, और O2 से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं O2 पॉजिटिव प्लस के इलेक्ट्रॉन, और इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है IE2, तो मुझे बताओ कौन सी बड़ी होगी। बोलो, तो सिंपल सा रीजन है, बताओ कौन सी बड़ी होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे क्या है, नीचे है। तो मुझे बताओ किसके होगी। अब कहानी उल्टी हो गई। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया एज कंपेयर टू O2, क्योंकि यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरीके से बाहर निकालेंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस तरीके से बाहर जाएगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लूज होके जा रहा है, लेकिन यहां से कहां जा रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल से लूज हो रहा है। तो अब क्या हो गया, सीक्वेंस उल्टा हो गया। पहले क्या होता था, हम हमेशा मॉलिक्यूल की क्या देख रहे थे, मैक्सिमम जितने भी केस पढ़ाए उसमें क्या थी, मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन पोटेंशियल आई थी। लेकिन इस केस में, ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल O2 से हाई हो जाती है। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है। तो यही तो रीजन होता है जो तुम्हें उसमें भी पढ़ाता हूं मैं, आयनाइजेशन एनर्जी में, कि ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में और मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। बोलो बोलो, तो इसमें क्या आ जाएगा कि जो ऑक्सीजन है, देखो ये क्या होगी, मैं आयनाइजेशन की बात कर रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर है ये, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर या आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑर्डर, बात सेम ही है कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी एज कंपेयर टू O2 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मुझे O नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव बनाना हो तो कौन सा जल्दी फॉर्मेशन होगा, किसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी घुसा पाओगे। ध्यान से सुन लो, अगर मुझे O नेगेटिव बनाना हो और O2 नेगेटिव बनाना हो तो मुझे बताओ जल्दी इलेक्ट्रॉन कहाँ घुसे पाओगे। बोलो, तो जो जितनी ज्यादा हायर एनर्जी का होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डालना ज्यादा इजी होगा। मानते हो कि नहीं मानते। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तुम एटॉमिक फॉर्म में डाल रहे हो, एक एटम तुम मॉलिक्यूलर फॉर्म में डाल रहे हो, मतलब कि तुम अनायन बनाना चाह रहे हो। तो जो हायर एनर्जी का होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता भी है और जल्दी इलेक्ट्रॉन घुसता भी है, समझ रहे हो। तो हमारा जो नेगेटिव O नेगेटिव बनेगा उसको बनाने में ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, और O2 नेगेटिव बनाने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिएगी। मतलब कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो पहले तो मुझे यहां तक आना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए मुझे यहां तक आना पड़ेगा। तो कौन इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड कर जाएगा, तो हमारा O2 नेगेटिव इजिली फॉर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू O नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, सिंपल बात है। तो ये हमारी इसकी कहानी। अगर मैं इसी का कंपेयर तुमसे बोल दूं, चलो क्वेश्चन और थोड़ा डिफिकल्ट बना देता हूं, कि मैं तुम्हें क्या दे दिए, 4 दे दिए। अब मैं देखो तुम्हें क्या दे रहा हूं, ध्यान से करना, खुद से क्वेश्चन करना, ठीक है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास N2 है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है और O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इन चारों का ऑर्डर अरेंज करके दिखाओ आयनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल की फॉर्म में। कैसे अरेंज करोगे, बोलो जल्दी। अरे लगा दोगे, करो, खुद से करो, खुद से करो, करो। अब देखो ये जो डायग्राम है ये तो O2 मॉलिक्यूल के लिए डायग्राम है, तो कुछ नहीं, तुम N2 का भी डायग्राम बना लो, बिल्कुल N2 के डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसकी 2p4 यहां पे है, तो इसकी कुछ ऊपर होगी कि नहीं होगी, ये क्या होगी 2p3, और ये भी क्या होगी 2p3 होगी। अब देखो ध्यान से, इसके लिए जो डायग्राम आता है तुम्हारा, क्या डायग्राम आता है N2 के लिए, इस तरीके का डायग्राम आता है कि नहीं आता, ये डायग्राम आता है तुम्हारा। ये क्या हो गया नाइट्रोजन एटम, ये क्या हो गया N2 मॉलिक्यूल,
ये इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। देखो बड़ा इजी है, बस तुम्हें सीक्वेंस और प्रैक्टिकली सोच में ना आना चाहिए। ये क्या हो गई 2p, ये क्या हो गई सिग्मा 2pz, ये नाइट्रोजन हो गया और ये N2 का हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन की हो गई और ये तुम्हारी किसकी हो गई O2 मॉलिक्यूल की। मैंने पूछा था N2N ऑक्सीजन और O2 मॉलिक्यूल में आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर कैसे लगाओगे, तो ये देख लो, डायग्राम कंपेयर करके देख लो। कैसे? तुमने क्या देखा था कि जब नाइट्रोजन में तुमने क्या देखा कि जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें आयनाइजेशन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब N2 की आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन से ज़्यादा है। और इस केस में तुमने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल O2 से ज़्यादा है। ये तो कंपेयर कर दिया बस। अब मुझे क्या कंपेयर करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपेयर करना है। देखो अगर ये दोनों डायग्राम तुम्हारे सामने हो तो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि मुझे इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है। देख लो ध्यान से, पेन नहीं है यार। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है ए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यूज हो रहा है बी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है सी और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है डी। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहां पे आएगी इलेक्ट्रॉन निकालने पे, जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी देखो किसकी है, इसकी एनर्जी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है और इसकी यहाँ पे है। तो हमारी N2 की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो N2 क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि क्या है ये देखो नीचे। अब जब हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम की बात करेंगे तो इस केस में हाफ फिल्ड कंसेप्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हाफ फील्ड कंसेप्ट। और इसमें क्या है कि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड निकालना ज्यादा इजी होगा। तो फिर हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी आ जाएगी, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब बात उठती है ऑक्सीजन और O2 की। तो इनमें तो तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है और फिर क्या आ जाता है तुम्हारा O2 आ जाता है। बोलो इससे ज्यादा चीज इजी हो सकती है तुम्हारे लिए? भाई कभी भी पेयर्ड और अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पेयर्ड को पहले एक्साइट करोगे ना, पेयर्ड को पहले भगाओगे। तो हमारा नाइट्रोजन में हमने देखा हाफ फील्ड, इनके बीच में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है ना। तो फिर हम क्या देखेंगे कि जब ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है तो नाइट्रोजन हाफ फील्ड कंसेप्ट है, तो मतलब ज्यादा स्टेबल है। और इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो हम एक इस इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे जिससे ये भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो तुम्हारे समझ में आ गया कि N2 की आयनाइजेशन पोटेंशियल N से ज्यादा होती है। फिर ऑक्सीजन फिर क्या होता है, O2 मॉलिक्यूल होता है। बोलो चीजें क्लियर हो रही है ना साथ के साथ? अरे बोलते रहो भाई। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैं ऑक्सीजन फॉर्म की आयन बना दूं, क्या बना दूं, ऑक्सीजन फॉर्म की, तो बस उनको अरेंज करना है तुम्हें। और वो तो मैं होमवर्क ही देता हूं, क्योंकि अब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख चुके हो। और जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख चुके हो तो इजीली तुम कर सकते हो। चलो देखो, अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि ये ऑक्सीजन हो गया, O2 पॉजिटिव हो गया, O2 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इधर क्या आ गया, O2 नेगेटिव हो गया और O2 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। O2 नेगेटिव इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, और O2 2 नेगेटिव इसको बोलते हैं हम पर ऑक्साइड। H2O2 पढ़ते हो ना। ठीक है, चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला। पहले तो इलेक्ट्रॉन से ही बता देता हूँ। चलो पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 16। एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया, कितने हो गए इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन। फिर से एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया, कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। हो गए कि नहीं हो गए? O2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो 14 से उधर जाओगे तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जैसे जैसे कम करते चले जाओगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, O2 2 पॉजिटिव, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, अच्छा कम कर रहे हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ से लिखो ना,
14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, जैसे ही 15 किया तो कितना हो जाएगा 2.5, जैसे ही 16 पे गए तो कितना हो गया 2, जैसे ही 17 पे गए तो कितना हो जाएगा 1.5, और जैसे ही तुम O2 पे आए कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। तो तुम कभी तो देखते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे ही तो पेरोक्साइड बनाते हो, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। अब इनके पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुम खुद लिख लेना, लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खुद से एक्सप्लेन कर लेना। अब तुम्हें O2 मॉलिक्यूल की अब इनकी क्या अरेंज करनी है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करो, फिर तुम बॉन्ड लेंथ अरेंज करो, सी पार्ट बॉन्ड एनर्जी को अरेंज करो, ठीक है। डी इनमें से भी अगर तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन करना आ जाए तो वो एक्सप्लेन करो। ABCD E तो मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करो। चलो सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएगी, इसमें करते रहना आराम से, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। भाई सब कुछ तो बता दिया बॉन्ड ऑर्डर, अब इससे तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये O2 2 पॉजिटिव है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, C2 2 नेगेटिव, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या था 3 था, और N2 इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या था 3। तो ये तीनों की तीनों स्पीसीज को हम क्या बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल देते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होगी जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सेम होंगे, या तुम कह सकते हो कि उनका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। तो तुम ध्यान से देख लो, O2 2 पॉजिटिव में भी क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, C2 2 नेगेटिव में भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, और N2 में भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 ही होता है, और 3 ही होता है, ठीक है। तो ये कहानी किसकी थी ऑक्सीजन की थी। तो इन सब को तुम्हें अरेंज कर लेना है खुद से। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा फ्लोरीन, कि फ्लोरीन के लिए डायग्राम कैसे बनेगा। तो चलो फ्लोरीन में तो और भी अच्छी कहानी है। अब देखो फ्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो मैं सारे हैलोजन को एक साथ अभी निपटा देता हूं। तो सबसे पहले हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p5 होता है। तो जब हम इसके लिए लिखेंगे ऐसे होगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा लो, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की है ही नहीं। ये क्या आ गया सिग्मा 2pz, यहाँ पाई 2p लिख लेना, यहाँ क्या हो जाएगा पाई स्टार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार। अच्छा अरे तुम्हें एक चीज़ तो और भी बतानी थी, कॉन्फ़िगरेशन। हाउ विल यू राइट कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होगी सिग्मा 2pz, इसको क्या बोलते हैं पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और ये भी क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 5 और 5 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं फ्लोरीन के बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो देख लो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 4 6, 6 में से 4 गए 2, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कि फ्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या आता है, पैरामैग्नेटिक होगी कि डायामैग्नेटिक होगी। तो सिंपल सी बात है डायामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। बहुत बढ़िया। थर्ड जो तुमसे पूछ लेता है कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे तुम एटॉमिक ऑर्बिटल का लिखते थे, क्या लिखते थे कि जैसे 1s2 2s2 2p3 3s2 3p3 इस तरीके से लिखते थे। तो ऐसे एनर्जी की फॉर्म में लिखते थे ना, जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हो एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो। तो इस केस में जब MO का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वर्टिकल फॉर्म में लिखता है, भाई नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो
बताओ, जब तुम ऑर्डर लिखोगे तो सबसे पहले नीचे क्या आता है, सिग्मा 1s आता है, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s आएगा, आएगा कि नहीं, फिर क्या आएगा, सिग्मा 2s, फिर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2s आएगा। अब तुम्हें फ्लोरीन का लिखना है, तो फ्लोरीन के केस में तो sp मिक्सिंग होती नहीं है, तो पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, हो गया। इस तरीके से फिर क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर किसका होता है, ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर किसका हो गया, विदाउट sp मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे तो सिग्मा 2s2 कर दोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे भरते चले जाओगे। अगर तुमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे उससे निकाल दो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो उसका निकाल दो। जैसे मैं फ्लोरीन का लिखने लगूँ तो फ्लोरीन का कैसे लिखूंगा कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s का स्क्वायर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई नहीं, फिर से क्या आएगा, सिग्मा, तो सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करते हुए चले जाओगे, ठीक है। इस तरीके से, यहाँ पे जगह कम है तो तुम कंसेप्ट समझ चुके हो आई होप। तो इस तरीके से क्या करते चले जाओ, अरेंज करते चले जाओ। इस सिग्मा 2pz की हाईएस्ट एनर्जी होगी और इसकी क्या होगी, लोवेस्ट एनर्जी होगी। ध्यान रखना, कभी एनर्जी की फॉर्म में पूछ लेता है तो एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कब है, जब विदाउट sp मिक्सिंग है। जब sp मिक्सिंग होगी तो पलट दो, बस ये 2 चीज़ ही तो पलटनी है तुम्हें, इनको क्या रख दो, पलट के रख दो ऊपर नीचे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, विद sp मिक्सिंग 2pz ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सा है, कर लोगे, बोलो हाँ या ना, कर ही लोगे तुम। चलिए, अब होता क्या है कि अगर मैं और हैलोजन की कंपेयर की बात करूं, ये तो फ्लोरीन था, फ्लोरीन में इतनी बात लिखनी नहीं है। अगर मैं पूछने लगूं कि क्या फ्लोरीन क्या होता है, चलो बताओ, क्या कोई कलर स्पेक्ट्रा शो करेगा फ्लोरीन? तो अगर तुम यहां से इनका लिखना चाहोगे तो ये क्या होता है, जिराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अगर मैं तुमसे पूछने लगूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, इन चारों हैलोजन में कौन सा कलरफुल होगा और कौन सा कलरफुल नहीं होगा, या दूसरा क्वेश्चन कि जो ज्यादा कलर होगा उसकी कलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी। तो इसके लिए हमें क्या देखने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने पड़ेंगे। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखा तो हम होमो से क्या देखते हैं, लूमो ही तो देखते हैं, होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखते हैं। तो जब हमने फ्लोरीन का केस लिया तो फ्लोरीन के केस में हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, पाई स्टार से 2pz स्टार हो रहा है। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, ठीक है, हो रहा है। तो हम जब इसे ट्रांजिशन देखते हैं तो इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हाई है, एनर्जी गैप बहुत हाई है। तो एनर्जी गैप हाई होने की वजह से हमें यहाँ पे विजिबल रीजन में नहीं मिल पाता, विजिबल रीजन नहीं मिल पाता। जब विजिबल रीजन नहीं मिल पाता तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लोरीन जो होती है हमारी कलर लेस होती है। ये बात क्लियर हुई तुम्हारी? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पाई स्टार से सिग्मा स्टार में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा हाई है फ्लोरीन के लिए, क्योंकि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। जब मिक्सिंग नहीं हो रही तो एंटी बॉन्डिंग, दोनों की दोनों एंटी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस के बीच में होगी, जो कि वो लाइट हमारी विजिबल रीजन में नहीं आएगी। और जब विजिबल रीजन में नहीं आएगी तो क्या होगा, कलरलेस होगा। दूसरा, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ब्रोमीन की बात करूं और आयोडीन की बात करूं तो इन केस में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि sp मिक्सिंग होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओगे एनर्जी गैप s और p ऑर्बिटल के बीच में डिक्रीज होगा और sp मिक्सिंग होती चली जाएगी। तो इसके पाई स्टार और सिग्मा स्टार के कंपेयर में इसमें पाई स्टार और सिग्मा स्टार में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से जो ये तीनों के तीनों हैलोजन है ये कलरफुल होते हैं।
ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन सारे हैलोजन में कौन सा कलरफुल होते हैं और कौन से नहीं होते। तो ये तीनों के तीनों कलरफुल होते हैं और ये कलरफुल नहीं होता, ये कलरलेस होता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि इनकी कलर इंटेंसिटी कैसे पता करोगे कि कौन सा ज्यादा इंटेंस कलर का है और कौन सा लेस इंटेंस कलर का है। तो उसके लिए तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं सिलेक्शन रूल। उसके लिए तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं सिलेक्शन रूल की कलर इंटेंसिटी पता करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि अगर ये विजिबल रीजन में आ रहा है तो ये कलरफुल होगा, अगर ये नहीं आ रहा तो ये कलरफुल नहीं होगा। लेकिन उस कलरफुल होने में सबसे ज्यादा हाईली इंटेंस क्या होगा, उस कलर इंटेंसिटी के लिए, कलर इंटेंसिटी के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं सिलेक्शन रूल। हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं, सिलेक्शन रूल। बहुत आराम से तुम डिटेल में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन में। सिलेक्शन रूल कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। तो सिलेक्शन रूल मैं तुम्हें बता देता हूं। एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है डेल्टा एस इक्वल टू 0, मतलब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। जैसे मैं अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करूं तो वो स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी डेल्टा एस 0 आनी चाहिए। ठीक है, पहला समझ लो बात से। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहते हैं, डिटेल में तुम पढ़ोगे, मैं इतना आज डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, बस तुम्हें बेसिक आइडिया दे रहा हूं जो मेरे यूज का है। कि सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि जैसे डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, 0, और ये किसको बताएगा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी चेंज। सेकंड रूल हमारा होता है लेपोर्टे रूल। लेपोर्टे रूल, लेपोर्टे रूल क्या कहता है, डेल्टा शुड बी प्लस माइनस के 1। प्लस माइनस 1 से मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हारे पास एस पी डी एफ और जी ऑर्बिटल लिख देता हूं और तुम्हें बोलता हूं इसकी एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 2 3 4, तो अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि एस से पी में जाने पे क्या ये वैलिड होगा, अगर मैं एस से पी पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाऊंगा तो तुम देखोगे कि डेल्टा एल इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस माइनस के 1 आ रहा है। तो इसका मतलब एस से पी हमारा क्या होगा, अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं एस से एस जा रहे हैं, एस से एस जा रहे हैं, तो एस से एस जाओगे तो हमारा जो स्पिन ट्रांजिशन होगा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो क्या हो जाएगा, फोरबिडन हो जाएगा। ये हमारा सिलेक्शन रूल है। तो तुमने कभी भी देखा होगा एस से पी सिस्टम अलाउड होता है, पी से डी सिस्टम अलाउड होता है, डी से एफ सिस्टम अलाउड होता है, लेकिन कभी भी तुम्हें एस से एस अलाउड नहीं मिलेगा, पी से पी अलाउड नहीं मिलेगा, डी से डी अलाउड नहीं मिलेगा। और तुम्हें अगर कोई तुमसे ये भी पूछ ले कि एस से डी अलाउड है तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये लेपोर्टे रूल फॉलो नहीं करता। लेपोर्टे रूल क्या कहता है, प्लस माइनस के 1, लेकिन एस से डी आने में डिफरेंस कितना आ चुका है, 2 का डिफरेंस आ चुका है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो लेपोर्टे रूल क्या कहता है कि डेल्टा एस प्लस माइनस के 1 होना चाहिए। तो फिर यही सेम बात मैंने जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखी तो मुझे क्या पता लगा, देखो ध्यान से, मुझे क्या पता लगा, मुझे क्या पता लगा कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की केस में नीचे क्या होता है, पाई स्टार, और ये पाई स्टार किसका है, 2p का, और ऊपर क्या होता है, सिग्मा स्टार, ये भी क्या है, 2p का। तो भाई 2p से 2p में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फोरबिडन हो गए, और जब ट्रांजिशन ही फोरबिडन हो गए तो काहे का कलर तुम्हें मिलेगा। तो पहला रीजन तो सिलेक्शन रूल से ये भी आता है कि ये कलरलेस क्यों हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों की तरफ बढ़ते हो, तो इनमें sp मिक्सिंग होती है, और sp मिक्सिंग होने की वजह से नीचे क्या होता है, पाई 2p स्टार, और ऊपर क्या हो जाता है, सिग्मा स्टार sp, मतलब कुछ ना कुछ उसमें sp करैक्टर आ जाते हैं। तो हमारा पाई स्टार से सिग्मा स्टार क्या हो जाता है, पार्टली अलाउड हो जाता है। क्या हो जाता है, पार्टली अलाउड हो जाएगा। क्यों, तुम्हें पता है कि जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे sp मिक्सिंग इंक्रीज होगी, और जैसे ही sp मिक्सिंग इंक्रीज होगी तो हमारा क्या हो जाता है, डेल्टा sp। अब देखो 2p से, अब 2p पे तो जा नहीं रहा है, अब 2p से कहां जा रहा है, डेल्टा sp। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पार्टली अलाउड बोल देते हैं। तुमने देखा होगा जब कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे तो d से pd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, क्योंकि उसमें p करैक्टर आ चुके हैं, अब कंप्लीटली वो d ऑर्बिटल नहीं रही है, तो हमारे ये क्या हो जाता है, लेपोर्टे अलाउड हो जाता है। या इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट में लेपोर्टे पार्टली अलाउड बोल देते हैं, पार्टली अलाउड, कि वो अलाउड हो जाता है। तो सिंपल सी बात, सिलेक्शन रूल से भी हमें यही पता लगा कि जो हमारा फ्लोरीन है वो कलरलेस है, और जो हमारे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन क्या है, कलरफुल है। अब क्वेश्चन ये उठता है
कि इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कलर इंटेंसिटी। तो कलर इंटेंसिटी के लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि जितने ज्यादा sp करैक्टर प्रेजेंट होंगे, भाई जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग sp मिक्सिंग हो रही होगी इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अलाउड ट्रांजिशन होगा, और जितना ज्यादा अलाउड ट्रांजिशन होगा इतना ही हमारा क्या होगा, कलर इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जैसे ही तुम डाउन द ग्रुप जाते हो, ब्रोमीन से आयोडीन तक जाते हो डाउन द ग्रुप, आयोडीन में बहुत ज़्यादा sp मिक्सिंग होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा अलाउड होंगे, और जब बहुत ज़्यादा अलाउड होंगे तो उसकी कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो आयोडीन होता है उसकी कलर इंटेंसिटी सबसे हाई होती है, फिर हमारा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फिर लास्ट में क्या आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है। या तुम्हें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये कलरफुल होते हैं। ये कलरफुल क्यों होते हैं, ये कलरफुल होते हैं तो कलरफुल क्या होंगे, जब हमारा पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से ये हमारे क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। और ये क्वेश्चन नेट में आ भी चुका है और तुम्हारे इसमें भी आया होगा, जैम में भी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि आयोडीन, ब्रोमीन, Br2 कि जो ये ब्रोमीन है ये सारे क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्लोरीन का पूछा था कि क्लोरीन कलरफुल क्यों होती है, तो उसका रीजन क्या, तुम एमओटी डायग्राम से दोगे कि उसमें जो अलाउड ट्रांजिशन है वो पाई स्टार टू सिग्मा स्टार है। वहां पे तुम्हें ऑप्शन में यही लिखा होगा पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, पाई स्टार टू सिग्मा sp स्टार होता है, और ये क्या हो जाता है, लेपोर्टे अलाउड हो जाता है। बोलो हाँ कि ना। हेलोजन की कहानी समझ में आई, क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज मैंने मेन ग्रुप में भी डिस्कस की थी जब वहां पे बताई थी, तो तुम्हें वहां दिक्कत नहीं होगी। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो वहां पे डायग्राम बना लोगे। तो देखो फ्लोरीन के लिए डायग्राम ये है, लेकिन जब तुम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए डायग्राम बनाओगे तो ये उठ के नीचे आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी, लेकिन ऊपर वाली चीज सेम ही रहेगी। यहाँ से पाई स्टार से सिग्मा स्टार ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा और उसकी वजह से ही तुम्हें क्या मिलेंगे, कलर मिलेंगे। बोलो, होमो एटॉमिक की बात कहानी खत्म हो गई, फ्लोरीन की हो गई, उसके सारे हेलोजन की कहानी खत्म हो गई। अब लास्ट Ne2 का बताओ मुझे क्या होगा, Ne2 बोलो, Ne2 क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा Ne2 लिखो, नियोन 2 कितना होता है 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लो बना दो। तो जब तुम इसमें बनाओगे तो इसमें भी sp मिक्सिंग नहीं होगी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल लो, हो गया। कितने 10 इलेक्ट्रॉन लो, सब में इलेक्ट्रॉन भर दो, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बोलना। ये Ne और ये भी क्या हो गया Ne और ये क्या हो गया Ne2 मॉलिक्यूल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी क्या होगी एटॉमिक ऑर्बिटल। बताओ बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकाल दोगे, तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0, क्योंकि तुम्हें ओबीएसली देखना चाहिए था कि कितने आ चुके हैं। बोलो नियोन में कितने आ जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गए। तो 20 इलेक्ट्रॉन पे मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका है, 4, 8 और 20 इलेक्ट्रॉन पे जो तुम्हारा होगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 होगा, और 0 का मतलब है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो तुम्हारा Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो बोलो, अगर मैं इसका Ne2 पॉजिटिव बना दूं तो वो एग्जिस्ट करेगा, फॉर्मेशन टेंडेंसी वही है, Ne पॉजिटिव को मिला दो तो Ne2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो तुम्हारी यहां तक होमो एटॉमिक की कहानी खत्म हुई। जितने भी थे सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने एक एक करके तुम्हें एक्सप्लेन किया है बिल्कुल डिटेल में। तो आराम से इस चीज को रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद फिर देखना तुम्हें कोई डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हर एक चीज मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन की है, क्योंकि मैं टाइम ले रहा हूँ आराम से इस चीज में, जिससे तुम्हें चीजें ज्यादा समझ में आए। अब ये कहानी सारी की सारी किसकी थी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, A2 टाइप की। किस में sp मिक्सिंग हो रही थी, किसी में sp मिक्सिंग नहीं हो रही थी। वो सारे केस बता दिए कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उससे आगे जितने केस होंगे वो सारे किस में, विदाउट sp मिक्सिंग में आएंगे। डाउन द ग्रुप जाने पे sp मिक्सिंग इंक्रीज हो जाती है, जिससे कलर इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जो मैंने हेलोजन के लिए एक्सप्लेन किया है।
बाकी B2 C2 में ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, B2 में हाफ पाई प्लस हाफ पाई, और C2 में भी दोनों के दोनों पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पैरामैग्नेटिक, इसके डायमैग्नेटिक बिहेवियर, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल, एवरीथिंग यू नो दो। अब बस सिंपल है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उसमें मैं क्या डिस्कस करूंगा, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम डिस्कस करूंगा। तो हेटेरो एटॉमिक इतने डिस्कस नहीं करने, 4-5 ही करने हैं, जिसमें CO मॉलिक्यूल आ जाएगा, NO मॉलिक्यूल आ जाएगा, HF आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का देख लेंगे, अब BA2 का जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा। तो ये तुम्हारी MOT अब थोड़ी सी बचती है बस, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा इसका MOT का कंसेप्ट खत्म हुआ। होमो एटॉमिक के लिए हेडिंग डाल के रखना MOT डायग्राम फॉर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।